चलिए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, प्रॉपरली नोन एज ओएसआई। ठीक है, ओएसआई क्या है? हमने पढ़ा था कि हम एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं जिसके अंदर वेरियस नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये कनेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी पर बेस्ड होता है। ठीक है, हमने ये जाना था कि जो कनेक्शन टाइप है वो दो हैं, जिसको हम लाइन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा है मल्टी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट में हर जो नोड होगा वो दूसरी नोड से कनेक्टेड होगा। ठीक है, मल्टी पॉइंट में एक कॉमन चैनल होगा और कॉमन चैनल डिफरेंट डिफरेंट नोड्स में अलोकेटेड होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। पहली चीज क्या, हाउ मेनी नोड्स वी नीडेड। कितनी नोड्स कनेक्ट होंगी, है ना? विच टाइप ऑफ मीडिया इट रिक्वायर्स, कौन से टाइप का मीडिया हम यूज करेंगे। वेदर वी कैन scale up the network which topology is to be used, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन सबको सॉल्व करने से पहले हम जिस मुद्दे की बात करते हैं वो है एक मॉडल, और वो जो मॉडल है वो मॉडल हमको इन सारी चीजों का आंसर देता है और स्टेप बाय स्टेप देता है। कैसे देता है? उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम आईएसओ के नाम से जानते हैं। उसने क्या किया, एक आर्किटेक्चर मॉडल प्रोड्यूस किया और वो जो आर्किटेक्चर मॉडल था वो किसके लिए था? नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए था। ठीक है, ये जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करना था उसमें इन्होंने क्या किया, 7 लेयर्स डिफाइन की। पहली लेयर का नाम दिया फिजिकल लेयर, दूसरी का नाम दिया डेटा लिंक लेयर, तीसरी का नाम दिया नेटवर्क लेयर, चौथी का नाम दिया ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी का नाम दिया सेशन लेयर,
छठी का नाम दिया प्रेजेंटेशन लेयर, और जो सबसे अपर मोस्ट थी उसका नाम दिया एप्लीकेशन लेयर। ये जो OSI है इसका नाम, इन्होंने इसका नाम दिया OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कुछ जगह पर आपको इंटरकनेक्टेड मिलेगा, इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंटरकनेक्शन है, ठीक है। ये जो लेयर्स हैं, हर लेयर का इंडिविजुअल टास्क है, हर लेयर का इंडिविजुअल टास्क है। पहली लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर, इसका काम है टू प्रोवाइड द नेटवर्क रिसोर्सेज, परमिशन ग्रांट करता है नेटवर्क रिसोर्स को यूज करने के लिए, ठीक है। दूसरी जो लेयर है प्रेजेंटेशन, टू चेक द सिंटेक्स एंड स्कीमा ऑफ मैसेज, जो हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम सेंड करना चाह रहे हैं उसका सिंटेक्स और स्कीमा चेक करना, लेआउट क्या होगा, क्या ऐसे क्या ट्रांसमिशन होगा, वो सब चीज। देन कम्स टू एंश्योर सेशन, और वी कैन से डायलॉग, सेशन मैनेजमेंट का काम करता है। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा कनेक्शन का। ट्रांसपोर्ट में टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वेदर डेटाग्राम और पैकेट डिलीवरी, ठीक है। देन नेटवर्क एंड टू एंड डिलीवरी इंश्योर करना। डेटा लिंक, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, और लास्ट में जो ये है इसको बिट्स में कन्वर्ट करना एंड डिलीवरी टू मीडिया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, फिजिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन के लिए समझ रहे हैं, ये इंडिविजुअल टास्क है, हर लेयर का इंडिविजुअल टास्क है। वो ये एरर, ये डेटा लिंक लेयर। जो प्राइमरी टास्क है वो लिखे हैं मैंने, है ना, सेकेंडरी टास्क नहीं लिखे हैं, लेकिन ये प्राइमरी टास्क है, इनको सबको इंडिविजुअल टास्क है सबके, बट डिपेंडेंट ओवर ईच अदर लेयर। सबके अपने अपने टास्क है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी किस तरह की है कि अगर एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क रिसोर्स को यूज करने की परमिशन नहीं देगी तो प्रेजेंटेशन लेयर कुछ नहीं कर सकती। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर अगर स्कीमा चेक नहीं होगा तो सेशन लेयर का डायलॉग मैनेजमेंट नहीं होगा। डायलॉग की ड्यूरेशन अगर फिक्स नहीं होगी, सेशन की ड्यूरेशन अगर फिक्स नहीं होगी तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट में अगर डेटाग्राम और पैकेट की साइज फिक्स नहीं होगी, एरर चेकिंग नहीं होगी, फॉरवर्ड एरर करेक्शन नहीं होगा, तो नेटवर्क के लिए वो
एंड टू एंड डिलीवरी प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर एंड टू एंड डिलीवरी के लिए एश्योरेंस नहीं मिलता है तो एरर करेक्शन और डिटेक्शन का कोई काम नहीं है। और अगर डेटा लिंक लेयर अपना काम नहीं करती है, यानी एरर फाइंड आउट नहीं करती है या उसको अपना प्रोसेस अडॉप्ट करके फिजिकल लेयर को नहीं देती है, तो आगे डिलीवरी नहीं होगी। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये बेसिकली कहीं कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ऐसा मान सकते हैं अपन, लेकिन इनका होना इसलिए जरूरी है कि ये एक स्टैंडर्ड्स हैं। और ये क्यों डेवलप किया गया था, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि टू एंश्योर द इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन वेरियस डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट वेंडर्स। किसी भी लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ती है? किसी भी लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ती है? लैंग्वेज का मतलब कम्युनिकेशन से बात कर रहा हूं, कम्युनिकेट करने के लिए। और कम्युनिकेट करने के लिए उस लैंग्वेज के एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उसकी एक अल्फाबेट्स होते हैं, उसकी एक अपनी क्या कह सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन होता है, उसकी एक अपनी ग्रामर होती है ना? इसी से उसका मीनिंग बनता है। जब हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क के अंदर देयर आर सो मेनी वेंडर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि डिवाइसेस क्या है। डिवाइसेस वही हैं जिनको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी एक नेटवर्क के लिए। और इस नेटवर्क में जो डिवाइसेस काम में आती है उनको भी हम साथ साथ देखते चलते हैं। किसी भी नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम यूज करते हैं। इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है? इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइसेस विच इज बीइंग यूज्ड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन वेरियस नोड्स। वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए वी कैन यूज इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब ये जो डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस का टास्क फिक्स है। जिस तरह से लेयर्स हैं उसी तरह से ये डिवाइसेस भी काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल का जो यूजर है वो क्या सर्वर पर एक्सेस पा सकता है? नहीं पा सकता ना। लिमिटेड ऑथेंटिकेशन होगा उसका और वो लिमिटेड लेवल तक काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जिस पर्टिकुलर आदमी का काम गेट के ऊपर गेट कीपर का है, जिसका काम ये चेक करना है कि कोई अनवांटेड पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है उसकी एंट्री कराना है, ये काम उसका है। क्या वो बॉस के केबिन में जाके बैठ सकता है? डिसीजन मेकिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोसेस यहां पर भी है। जिस लेवल की डिवाइस है, जिस लेवल का काम है, वही काम वो डिवाइस करेगी। ठीक है? नेमली अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो प्राइमरीली किसी भी नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए जिस डिवाइस को हम काम में लेते हैं उसका नाम है एनआईसी। हर नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए शुरुआती तौर पर जिस डिवाइस को हम काम में लेते हैं उसका नाम होता है एनआईसी। एनआईसी का काम नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। प्राइमरीली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिस पर काम करता है उसका नाम है फिजिकल एड्रेस। इस फिजिकल एड्रेस को समझने के लिए हम एक और इसको नाम दे सकते हैं, दैट इज नोन एज मैक एड्रेस। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे डिस्कस किया था, तीन तरीके के एड्रेसेस होते हैं प्राइमरीली।
फर्स्ट एड्रेस कहलाता है फिजिकल एड्रेस, जिसको हम मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड एड्रेस कहलाता है लॉजिकल एड्रेस, जिसको हम आईपी एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है पोर्ट एड्रेस। ठीक है, ये जो फिजिकल एड्रेस है ये बेसिकली इस डिवाइस के ऊपर एम्बोज किया हुआ होता है, खुदा हुआ होता है इस तरह से। हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं बेसिकली, विच कैन नॉट बी चेंज एवर। जब तक डिवाइस नहीं चेंज करोगे तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एनआईसी कार्ड की जो हम बात कर रहे हैं, वो एक तरह से नेटवर्क में घुसने का तरीका, एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। ठीक है, ये एनआईसी कार्ड जो है वो प्राइमरी है, इसका एड्रेस है वो यूनिक है, कोई चेंज नहीं कर सकता। चेंज अगर आपको करना है तो फिर डिवाइस ही चेंज करनी पड़ेगी, यानी आपको एनआईसी कार्ड दूसरा लगाना पड़ेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए। जिस तरह से किसी भी व्हीकल का एक चेसिस नंबर होता है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेंज करा सकते हैं एप्लीकेशन देकर। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल राजस्थान में रजिस्टर्ड है आपका व्हीकल, आप चाहते हैं आप पंजाब चले गए, पंजाब में आप नया नंबर ले सकते हैं, लेकिन चेसिस नंबर नहीं चेंज करा सकते। पूरी चेसिस चेंज होगी तभी वो नंबर चेंज होगा। समझ रहे? एनआईसी कार्ड का भी बिल्कुल सेम सिस्टम है। एनआईसी कार्ड किसी भी नेटवर्क में चला जाए, वो जो यूटिलिटी है, वो फिजिकल एड्रेस है, वो सेम रहेगा। फाइंड आउट किया जाता है सबसे पहले फिजिकल एड्रेस। समझ रहे? ये हर तरह के नेटवर्क में, चाहे वो वायरलेस नेटवर्क हो चाहे वायर्ड नेटवर्क हो, जहां पे भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं वहां पर फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट किया जाता है। आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन है ना? आप लोगों के सब पे मोबाइल फोन में जैसे ही आप टीथरिंग ऑन करते हैं तो फिजिकल एड्रेस का एक ऑप्शन वो देता है, फाइंड आउट करता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। समझ रहे? तो ये पहला डिवाइस है। इसके बाद जो दूसरे डिवाइस की हम बात करते हैं वो डिवाइस है आपका सिंपल। ये तो केवल ये कह लीजिए कि हर डिवाइस में होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जो इंटरनेट वर्किंग में काम में आने वाले डिवाइसेस हैं, उनमें सबसे पहला है हब। हब क्या है? हब एक सेंट्रल डिवाइस है और उस सेंट्रल डिवाइस से हम एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शंस को। ठीक है, जिसका काम क्या है? स्टार टोपोलॉजी प्रोवाइड करना। ठीक है, सिंपल बेसिक लेवल का डिवाइस है। ये किसी तरह की कोई एरर फाइंड आउट करना, फ्रेम चेक करना कुछ नहीं करता है, केवल पैकेट फॉरवर्डिंग का काम है। ठीक है, दूसरी जो डिवाइस आती है वो आ जाती है स्विच। स्विच क्या करता है? स्विच लेयर 2 के ऊपर काम करता है। लेयर 2 का मतलब डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है और स्विचिंग टास्क को कंप्लीट करता है। परफॉर्म स्विचिंग, वो केवल मैसेज फॉरवर्डिंग कर रहा है, ये स्विचिंग कर रहा है। स्विचिंग का मतलब ये है कि अगर नेटवर्क में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नोड अगर बिजी है, तो ये उसको दूसरे अल्टरनेट रूट पर भेज सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जो कैटेगरी है वो लेयर 2 तक ही रहती है, यानी लेयर 2 पर काम करता है। डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा, एरर डिटेक्शन करेक्शन का काम कर सकता है। ठीक है, ये जो इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी डिवाइस की, जिसको हम रूटर के नाम से जानते हैं। ये रूटर क्या है? ये रूटर एक तरीके का इंटेलिजेंट स्विच है। इंटेलिजेंट स्विच कैसे? कि ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन है। इसका अपना एक ओएस होता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली, उसको हम
यूज करते हैं इस सारे लॉजिक को डेवलप करने के लिए। इसके अंदर जो एल्गोरिदम्स यूज की जाती हैं, जिसको हम रूटिंग एल्गोरिदम्स बोलते हैं, वो एक टेबल क्रिएट करती है जिसको हम रूटिंग टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, रूटिंग टेबल का मतलब, रूटिंग का मतलब समझ लीजिए अच्छे से, स्विचिंग का मतलब तो एक से दूसरे पर ट्रांसफर करना है, सिंपल सा। लेकिन रूटिंग में ये इंटेलिजेंटली ये डिवाइस कर सकता है, डिसाइड कर सकता है विच इज द बेस्ट suitable path for transmission। ये फिजिकल एड्रेस पर काम करता है या लॉजिकल एड्रेस पर काम करता है, समझ रहे? अब लॉजिकल एड्रेस मैंने वर्ड दे दिया यहां पे, तो समझ लीजिए क्या है लॉजिकल एड्रेस। बेसिकली लॉजिकल एड्रेस का मतलब आईपी एड्रेस से है। आईपी की फुल फॉर्म बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? नेटवर्क लेयर के ऊपर जो एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। इसको इसकी जो पोजीशन होती है वो 32 बिट लॉन्ग होती है। हर नोड का होता है, और इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं? डॉटेड डेसिमल नोटेशन कितना बड़ा है? 32 बिट लॉन्ग। 32 बिट का एड्रेस होगा। 32 बिट का एड्रेस होगा, इसका मतलब अगर 4 ऑक्टेट होंगे, है ना, 4 ऑक्टेट में इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकंड ऑक्टेट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया? एक में 8 बिट होंगी। तो 4 में कितनी हो गई? 32 हो गई है। ईच ऑक्टेट हैव 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन होगा, 4 होंगी तो 32 हो गया, टोटल लेंथ 32 बिट। ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस रूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। ठीक है, जिस पर्टिकुलर नोड के लिए काम करेगा उसके लिए उसका आईपी एड्रेस ये ऑक्यूपाई कर सकता है। इंटेलिजेंटली काम करता है। कैसे काम करता है, कौन सी एल्गोरिथम्स यूज करता है, कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसके अंदर आपको मिलेगा ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसमें आपको मिलेगा बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, आरआईपी, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इस तरीके के प्रोटोकॉल्स पर इस पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद में बात करते हैं एक डिवाइस की जिसका नाम है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में यूज हो सकता है। डिफरेंट सेम टाइप के नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क होंगे, एक से दूसरे लोकल नेटवर्क को हम कनेक्ट करने के लिए रूटर को काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ब्रिज की। जैसा कि नाम है ब्रिज, ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है
जो दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम में आता है। लैन और वैन एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। उन दोनों के बीच में ब्रिजिंग का काम करेगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस, वही ट्रैफिक को मैनेज करना। ठीक है, उसके बाद में आता है सबसे स्मार्ट डिवाइस, और जो पूरी 7 लेयर्स पर वर्क करता है उसका नाम है गेटवे। 7 लेयर्स वर्किंग, सातों लेयर पर काम करता है, और जो लार्ज नेटवर्क है उनको कनेक्ट करने के काम में आता है। डिफरेंट कैटेगरी के, वायरलेस है, वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये सारे काम गेटवे के हैं। ये हो गई इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे ओएसआई लेयर की। ओएसआई में मैंने ये डिवाइसेस आपको इसलिए बताइए क्योंकि कई जगह हम इनको काम में लेंगे, कई जगह इनका नाम यूज करेंगे। हाँ, इनको हम डिटेल में अलग अलग से भी डिस्कस करेंगे, अलग अलग से अभी आपको पॉइंट वाइज सबको नोट कराएंगे। तो जो ओएसआई है वो वर्क कैसे करता है वो समझ लीजिए। ये सेंडर एंड का है, ये रिसीवर एंड का है। केवल जो 3 लेयर्स हैं शुरुआती, वही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बाकी ऊपर की लेयर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो लोअर 3 लेयर्स हैं, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क, ठीक है, यही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से 1 2 एंड 3। जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ऊपर से आ रही है। ठीक है, और ऊपर से आकर यहां इस पर्टिकुलर चैनल को दी जा रही है, और ये चैनल क्या कर रहा है, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आगे भेज रहा है, और ये इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। इनिशियल लेवल पर जो डेटा होगा उसका नाम होगा यूजर डेटा। उस यूजर डेटा को हम पैक करते हुए चलेंगे। हर लेयर के ऊपर एक हेडर इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी। जो यूजर डेटा शुरुआती तौर पर होगा, उस यूजर डेटा के ऊपर जब फर्स्ट लेयर का हेडर इंक्लूड होगा तो ये बन जाएगा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्या बन जाएगा? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जिसको हम बोलते हैं पीडीयू। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट में यहां क्यों बोल रहा हूं, हालांकि मैं ओएसआई पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ओएसआई में प्रोटोकॉल्स नहीं है, लेकिन ओएसआई पर बेस्ड किसी न किसी प्रोटोकॉल स्टैक को नेटवर्किंग डिवाइसेस, या ये कह सकते हैं नेटवर्क, यूज करता है, भले ही वो आपका एसएनए हो या टीसीपी आईपी हो। ठीक है, ये जो पीडीयू है ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट के ऊपर हेडर इंक्लूड करता है। जैसे एप्लीकेशन लेयर का ऐड होगा एएच, तो ये बन जाएगा डेटा, ये बन जाएगा एपीडीयू। क्या बन जाएगा? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, एएच इसके ऊपर इंक्लूड होगा। 7 लेयर्स में से केवल डेटा लिंक लेयर एक ऐसी लेयर है जिसके ऊपर हेडर भी इंक्लूड होगा और ट्रेलर भी इंक्लूड होगा। ठीक है, हेडर भी इंक्लूड होगा और ट्रेलर भी इंक्लूड होगा। जैसे जैसे जिस जिस लेयर का टास्क है, हेडर के अंदर वो इंफॉर्मेशन वो देता जाएगा। तो जो यूजर डेटा इस साइज का था, इस साइज का जो यूजर डेटा है, इस फिजिकल लेयर तक आते आते
इस साइज का हो जाता है। हर लेयर का हेडर इसके साथ एसोसिएट होता है और डेटा लिंक लेयर का ट्रेलर। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस था इसको बिट बाय बिट सेंड किया जाता है। ये हेडर्स भी बिट्स की फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, डिलीवरी होगी यहां पर जो भी हमारा मीडिया हमने यूज किया है, चाहे हम कोएक्सेल ले रहे हैं, चाहे हम ट्विस्टेड वेल ले रहे हैं, या हम वायरलेस ले रहे हैं, कोई सा भी हम यूज कर रहे हैं, वही सेम प्रोसेस यहां पर होगा। यानी जो इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है, वो इंटरनेट वर्किंग डिवाइस उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। रिसीवर एंड पर जैसे ही वो जाएगा तो रिसीवर एंड पर हर इंफॉर्मेशन, ये जो पूरा डेटा है यहां पर चेक किया जाएगा कि हर इंफॉर्मेशन है या नहीं है। केवल इंफॉर्मेशन की प्रेजेंस चेक की जाएगी। समझ रहे, फिजिकल लेयर पर प्रेजेंस चेक की जाएगी कि वेदर प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, क्या है वो नहीं चेक किया जाएगा फिजिकल लेयर पर। यानी ये इसको हम अगर हम ये कहें कि यहां पर ये सेगमेंट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट उसमें, और सेगमेंट होने के बाद में यहाँ रीअरेंज होगा। रीअरेंज होने के बाद वापस इसी साइज का अगर यहां मिलता है तो ये आगे ऊपर की लेयर को उसको डिलीवर करेगा। समझ रहे, यहां पर ऊपर से नीचे चल रहा है या नीचे से ऊपर चलेगा। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन गई डेटा लिंक लेयर के ऊपर, उसने अपना डीटी और डीएच को चेक किया। डीटी और डीएच को चेक किया कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। अब यहां पर इंटरनली चेकिंग होगी। हर लेयर अपने हेडर की इंफॉर्मेशन को चेक करेगा कि क्या हेडर में जो इंफॉर्मेशन आनी थी, यानी एरर डिटेक्शन करेक्शन के लिए पैरिटी चेक कर सकता है। ठीक है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए पैरिटी चेक कर सकता है। पैरिटी चेकिंग कर ली, पैरिटी सही है, इसका मतलब जो पैकेट है वो या जो इंफॉर्मेशन आई है वो सही आई है, उनको वो रिमूव कर देगा और जो रिमेनिंग हेडर्स होंगे उसके साथ यूजर डेटा को ऊपर भेज देगा नेटवर्क लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर अपना नेटवर्क हेडर इंफॉर्मेशन चेक करेगा, यानी आईपी जो इंफॉर्मेशन है उसको चेक करेगा। मेजर जो प्रोटोकॉल है वहां पर आईपी है। नेटवर्क लेयर के ऊपर इंफॉर्मेशन चेक हो गई, अगर करेक्ट है इंफॉर्मेशन मैच कर ली, स्टोर करके रख ली, बाकी आगे भेज दिया। समझ गए। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन चेक की, रिमूव कर दिया हेडर को, रिमेनिंग ऊपर भेज दिया। और सेशन में भी यही होगा, सेशन अपने इंफॉर्मेशन चेक करेगा, रिमेनिंग को ऊपर भेजेगा, यानी प्रेजेंटेशन पर जाएगा। प्रेजेंटेशन वहां पर सिमेंटिक्स और स्कीमा चेक करेगा कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, और वहां पर जाने के बाद में ये अगेन यूजर डेटा की फॉर्म में हमको उसी साइज में जो था उसमें मिल जाएगा। यहां तक की बात समझ में आती है क्या? इसका एक कॉमन एग्जांपल आपका जो पोस्टेज सिस्टम है वो है। पोस्टेज सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो डाक घर का सिस्टम है जिसको हम पोस्ट ऑफिस सिस्टम बोलते हैं, पोस्ट मेल सिस्टम बोलते हैं, उसमें यही सब चीजें होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या करते हैं कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको लेटर लिखना है। लेटर लिखना है, पोस्ट कार्ड लिखना है, क्या लिखना है, आपको इंफॉर्मेशन किस तरह से देनी है। तो यानी आप यूजर डेटा फिक्स करते हैं। यूजर डेटा को आप फिक्स करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर लेटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं, लिखते हैं कि डियर फ्रेंड आई एम सो एंड, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप उसमें डालते हैं। आप इंफॉर्मेशन डालने के बाद में उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं। पैक किया आपने, पैक करने से पहले आप उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं, सोर्स एड्रेस डालते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस डालते हैं। सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस डालने के बाद में आप क्या करते हैं, लोकल पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। लोकल पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट बॉक्स होता है रेड कलर का बॉक्स, उसके अंदर आप उसको डाल देते हैं। यहां तक का आपका काम खत्म हो गया। अब काम शुरू होता है इसका, किसका, जो इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है। सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे उसको सारे जितने भी लोकल एरिया के बॉक्सेस होते हैं उन सब में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उठाते हैं, और उस सारी इंफॉर्मेशन को ले जाके अपने लोकल एरिया के
जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां पर ले जाते हैं। वहां पर ले जाने के बाद में उसकी छटनी होती है कि ये जयपुर का है, ये जोधपुर का है, ये बीकानेर का है, ये भीलवाड़ा का है। ठीक है, उनके ऊपर जो सोर्स एड्रेसेस डले हुए होते हैं, छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, रजिस्टर्ड पोस्ट, अनरजिस्टर्ड पोस्ट, इंश्योर्ड पोस्ट, इस तरह से अलग अलग सॉर्टिंग होती है ना। वो होने के बाद में जब उस पर्टिकुलर सिटी के लिए व्हीकल्स रवाना होते हैं, तो वो सारी पोस्ट जितनी भी है वो सब उन व्हीकल्स को प्रोवाइड कर दी जाती है। उनके सबके बैग्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, उन बैग्स को रख दिया जाता है। रखने के बाद में उस पर्टिकुलर सिटी के फिजिकल लेयर पर पहुंचा जाता है, यानी जो वहां का रीजनल पोस्ट ऑफिस है। वो रीजनल पोस्ट ऑफिस क्या करता है, सेग्रीगेट करता है, ये मानसरोवर का पैकेट है, ये झोटवाड़ा का पैकेट है, ये वहां का है, ये वहां का है, क्योंकि एड्रेस में तो लिखा हुआ है ना, पिन कोड वाइज हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस चेक कर रहे हैं, समझ रहे। तो वो उस पर्टिकुलर पिन कोड के बाद में उस पर्टिकुलर पिन कोड के पोस्टमैन को बुलाया जाता है। उस पोस्टमैन को वो पैकेट्स दे दिए जाते हैं। वो पोस्टमैन क्या करता है, उसको लेकर, उन पैकेट्स को लेकर उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचता है। एरिया में पहुंचने के बाद में जिस पर्टिकुलर पर्सन का वो पैकेट है, उस पर्सन को वो डिलीवर करता है। एंड टू एंड डिलीवरी। ठीक है, होप टू होप डिलीवरी में तो पोस्ट ऑफिस से गया किसके पास, पोस्टमैन के पास, ये होप टू होप डिलीवरी हुई, समझ रहे। एंड टू एंड डिलीवरी क्या है, जो मिस्टर एक्स ने लिखा वो मिस्टर वाई तक पहुंचा, तो एंड टू एंड डिलीवरी है, समझ रहे। एक से दूसरे पर जाना, एक नोड से दूसरे नोड पर जाना, होप टू होप डिलीवरी कहलाता है। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आई क्या। चलिए, क्या समय हो गया, 43, अभी टाइम है, तो अपन साथ के साथ टीसीपी आईपी का भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के जो टास्क हैं वो इंडिविजुअली फिक्स हैं, और इंडिविजुअली फिक्स है, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से यहां पर एक भी लेयर ने अपना काम अगर छोड़ दिया तो आगे का काम अटक जाएगा, समझ रहे। अपना काम सब कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के एसोसिएशन के साथ कर रहे हैं। अब वो जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में सॉरी अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होगा, ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो टीसीपी, ये जो ओएसआई मॉडल था, ये ओएसआई मॉडल बेसिकली एक लेआउट प्लान है। क्या है, लेआउट प्लान। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये क्या है, इट इज ए स्टैंडर्ड। क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो ये एक एग्रीड अपॉन सिचुएशन है। किसके बीच में, वेरियस वेंडर्स के बीच में, वेरियस वेंडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो। अब ये वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर क्या है बीमारी, वेंडर का मतलब यह है, आप लोगों ने देखा होगा, देयर आर सो मेनी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स, है ना, अलग अलग तरह की डिवाइसेस हैं। डेल है, डेलिंक है, नेट गियर है, इन सब का काकाजी सिस्को है। ये सब क्या है, डिवाइसेस है। अब ये जो डिवाइसेस हैं, इनकी सबकी कंपनी के अपने अपने स्पेसिफिकेशंस हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं सब,
इन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि मेरे जो स्विच होगा उसमें इतने पोर्ट होंगे, इस तरह से ये ट्रांसमिशन करेगा। मेरा जो रूटर होगा उसका आईओएस ये होगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अडॉप्ट करेगा। सॉरी। अब ये इनके काम करने के तरीके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि ये तो मैंने 4-5 नाम लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे हर कंट्री में अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं। वो सब मैन्युफैक्चरर्स की डिवाइसेस आती हैं, चाहे वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो या नेटवर्किंग डिवाइसेस हो। ठीक है, उन सबको एक दूसरे का काम, एक से दूसरे को काम पड़ता है। उस काम को, उस कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने को हम नाम दे रहे हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। इंटर ऑपरेबिलिटी, ये इंटर ऑपरेबिलिटी की वजह से हमने ये स्टैंडर्ड बनाया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी यूएस मैन्युफैक्चरर डिवाइस की अगर यूके में काम नहीं करती है तो वो डिवाइस बेकार हो गई यूके में आकर। इसी तरह से यूके की कोई डिवाइस अगर रशिया में काम नहीं करती है तो वो बेकार हो गई। रशिया की डिवाइस अगर जापान में काम नहीं कर रही है तो वो बेकार हो गई। जापान की चाइना में काम नहीं कर रही है तो बेकार हो गई। चाइना की इंडिया में नहीं काम कर रही है तो बेकार हो गई। खत्म हो गई कहानी कि वो एक लिमिटेड एरिया ही हो गया। लेकिन हम जिस पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रहे हैं या हम जिस पर्टिकुलर डोमेन के लिए इन्वेंशन कर रहे हैं वो तो क्या है, वर्ल्ड वाइड है। वो वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनली उसको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। और ये कहीं पर भी हम ये एश्योर नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये यहां पर काम नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कुछ जगह पर कि यहां पर इसका ये पर्टिकुलर फीचर काम नहीं करेगा, ये दूसरा फीचर काम करेगा, ये रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री। लेकिन उन बिल्कुल काम नहीं करेगा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमारा तो सिस्टम ही है कि एक दूसरे का इधर से ले उधर को दे, उधर से ले उधर को दे, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? तो वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड क्या? एग्रीड अपॉन सिचुएशन। रूल नहीं, एग्रीड अपॉन सिचुएशन। एग्रीड अपॉन सिचुएशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको रूल में कन्वर्ट कर देता हूं तो रूल का मतलब है मानना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड जब होता है मानो तो मानो, मत वरना मत मानो। समझ रहे? इससे भी पहले की एक सिचुएशन होती है जिसको हम नाम देते हैं RFC। सुना है कभी नाम? सबसे हायर लेवल पर है प्रोटोकॉल, फिर है मिडिल लेयर पर स्टैंडर्ड, उससे पहले की सिचुएशन है RFC। हर चाहे वो कोई सा भी स्टैंडर्ड हो, कोई सा भी प्रोटोकॉल हो, वो सबसे पहले RFC होगा ही होगा। समझ रहे? RFC की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। Request for comment. There are so many organizations involved in this process to develop standards and protocols. इंटरनेट वर्किंग के लिए भी, इंटरनेट के लिए भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड बनाने का, प्रोटोकॉल बनाने का। उन सब की शुरुआत होती है RFC से। किसी भी प्रपोजल को सबसे पहले RFC की फॉर्म में डाला जाता है।
एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक वो प्रपोजल आरएफसी रहता है। आरएफसी रहने के बाद अगर वो नंबर ऑफ कमेंट्स रिसीव कर लेता है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, तो उस आरएफसी को स्टैंडर्ड के लिए भेज दिया जाता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी अथॉरिटी है, कुछ अथॉरिटीज का नाम मैं आपको दूंगा, वो अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि ये जो स्टैंडर्ड है, मतलब ये जो आरएफसी है अब स्टैंडर्ड बनने लायक है कि इसने इतने % पोल्स अर्जित कर लिए हैं, इतने नंबर ऑफ वोट्स इसके पास आ गए, या कह लीजिए इतने नंबर ऑफ कमेंट्स इसके पास पॉजिटिवली आ गए, तो ये स्टैंडर्ड है। समझ रहे? वो स्टैंडर्ड बनने के बाद जब पर्टिकुलर किसी एक टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट कर लेता है और ओवरऑल जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो नेक्स्ट फेज में प्रोटोकॉल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे? प्रोटोकॉल में अगर कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब सबको उसको मानना ही पड़ेगा, वो रूल हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों ने भारत में कानून बनने के प्रावधान को आप जानते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ऐसी इस आरएफसी का भी एक ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स बैठते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया की आईटी पॉलिसी को डिसाइड करना है, तो आईटी फील्ड के लोग इकट्ठा होंगे और एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि आईटी सेक्टर में ये इंफॉर्मेशन, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आईटी एक्ट 2000 आया था तो उससे पहले बहुत सारी वर्किंग हुई थी। ठीक है, तो उस आईटी एक्ट को बनाने से पहले एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट को पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन दी गई और बाकायदा न्यूज़पेपर में उसके लिए कमेंट्स मांगे गए लोगों से, आम लोगों से, इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। अब हम लोग तो क्या है कि आईटी सेक्टर से, तो हम लोग तो पढ़ते ही नहीं अखबार, है ना। जिन लोगों ने उस अखबार को पढ़ा उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा, उनको मेल किया, इस तरह से ये चीजें होनी चाहिए, और उनके सुझावों को, उनके जो भी पॉजिटिव थॉट्स थे उनको पॉजिटिव थॉट्स को लेकर, अगर उसकी कोई नेगेटिविटी थी उसको रिमूव करके उसका एक ड्राफ्ट बना। ड्राफ्ट बनने के बाद में वो सबसे पहले उसका बिल पास हुआ। ठीक है, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश। वो अध्यादेश 6 महीने के लिए वैलिड था। 6 महीने के अंदर उसको अगर लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ने मिलकर पारित कर दिया, राष्ट्रपति के उसके ऊपर सिग्नेचर हो गए, तो वो बन जाता है एक्ट, कानून। अभी रिसेंटली हुआ, क्या हुआ, 3 बिल पास हुए थे। कौन से? कृषि कानून, है ना। वो कृषि कानून क्यों कैंसिल हो गए? कि उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस आ गए, बहुत सारे लोगों ने उसको डिनाई कर दिया, है ना। तो प्रोसेस समझ में आया? बिल्कुल ऐसा का ऐसा हम यहां पर भी करते हैं। हम सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाकर उसकी स्टीयरिंग कमेटी तक जाता है। जैसे मैं आपको एक नाम दे देता हूं, इंटरनेट स्टीयरिंग फोर्स, IESF के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारी बॉडीज हैं, ISO की भी बॉडीज हैं, IEEE की भी बॉडीज है, मैं आपको नाम दूंगा बाकायदा। ये सब इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही हैं। और पहले RFC होते हैं, RFC हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या में है। आप लोग अगर बुक उठाकर देखेंगे किसी भी स्टैंडर्ड ऑथर की, तो हर पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की डेफिनेशन के साथ उसका RFC दिया हुआ होता है। जैसे ये मैंने जो लिखा RFC 2828, ये इसके अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज की डेफिनेशन दी हुई है। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती है, ठीक है, वो डेफिनेशन है बाकायदा। तो इस तरीके के, अब जब वो RFC आगे आकर प्रपोज हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो फिर वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है। स्टैंडर्ड के बाद में वो रूल्स में आता है, यानी प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई क्या? चलिए, अब हम बात कर रहे थे, तो यहां पर जो स्टैंडर्ड है, तो OSI क्या है? एक स्टैंडर्ड मॉडल है, एक ऐसा मॉडल है जिसको हम
बनाना चाहे, जिस पर काम करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मॉडल का मतलब समझते हैं ना आप? मॉडल का मतलब जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट से फॉर एग्जांपल आपको एक थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का एक टर्म है, आपके सिलेबस में भी है वो पार्ट, इसमें सिस्टम मॉडल क्या लिखते हैं हम। सबसे पहले हम मॉडल बनाते हैं और वो मॉडल के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और वो मॉडल पे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में जब वो एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, समझ रहे हैं, वो सक्सेसफुल होने के बाद में सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं, समझ रहे हैं। तो जो सिस्टम में कन्वर्जन है, वो सिस्टम में कन्वर्जन कब होगा? जब उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा और उस मॉडल की सक्सेस एश्योर हो जाएगी। अभी तक हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, नहीं आती तो हम किसी से पूछते हैं, ये सब चीजें हम करते हैं उसके अंदर। क्लियर? तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल के से पहले ही हालांकि आ गया था, जिसका नाम था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। स्वीट का मतलब ग्रुप से मतलब है, ठीक है। टीसीपी की फुल फॉर्म लिखूं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म लिखे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अंदर भी इन्होंने क्या है, लेयर्स डिफाइन कर दी। पहले 4 थी, फिर 5 हो गई। पहले 4 लेयर थी, फिर 5 कर दी गई है। अभी करंट 5 लेयर्स है। ओएसआई बाद में आया, तो ओएसआई की लेयर्स जो थी 7 लेयर्स, उसमें से जो टॉप 3 लेयर्स थी उनको मर्ज कर दिया गया। हर लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल फिक्स है, हर लेयर पर प्रोटोकॉल फिक्स है, और उन प्रोटोकॉल के बेसिस पर हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे, फिर उन प्रोटोकॉल्स का प्रैक्टिकल अप्रोच, कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, इंडिविजुअली हर प्रोटोकॉल को, चाहे ईमेल का हो, एचटीटीपी हो, सॉरी एसएमटीपी हो, एसएनएमपी हो, पीओपी हो, कोई भी प्रोटोकॉल, जितने भी प्रोटोकॉल है सबको हम एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।